Hi guys, welcome once again City Public School. I am Vivek sir. We are discussing the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Guys, हम लास्ट क्लास में देख रहे थे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में हमने पढ़ा हुआ था कि अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से पूरा शेयर मार्केट गिर जाता है। और शेयर मार्केट के गिरने की वजह से क्या होता है कि अमेरिका की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और हमने ये भी देखा था कि जर्मनी क्योंकि अमेरिका पे ही डिपेंड थी, इसी वजह से जर्मनी को भी प्रॉब्लम सहना पड़ता है और अमेरिका को भी सहना पड़ता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ा हुआ था। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था वहाँ पे, और इस हद तक पहुँच चुका था कि वहाँ के जो लोग थे जर्मनी के, वो लोग अपने गले में कुछ पेपर में लिख करके कुछ इस तरीके से कि विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी कि लोग कोई भी काम करने को तैयार थे। जो वहाँ के युवा थे, मीन्स जो वहाँ के नवयुवक लोग थे, नौजवान लोग थे, उन लोगों का क्या था कि वो कहीं ना कहीं वो इतने बेरोज़गार हो गए थे कि कहीं भी खड़े हुए पाए जाते थे, कहीं ताश खेल रहे होते थे। ताश मीन्स प्लेइंग कार्ड। और फिर कहीं पे वो मीन्स गैम्बलिंग कर रहे होते थे। और अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ने की वजह से क्राइम भी बहुत तेज़ी से जर्मनी में बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो चोरी और ऐसी चीज़ हरकतें ज़्यादा होने लगी थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, समझा था इस टॉपिक में द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो आगे आज हम चलेंगे और समझेंगे कि उसके आगे क्या होता है। हमें यहीं से आज पढ़ना है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज। आप समझिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं एक बार, कि द इकोनॉमिक क्राइसिस, एक मिनट, द इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर इन द पीपल। मतलब कि जर्मनी में इतनी बुरी हालात हो गई थी कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जर्मनी में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डर लोगों में फैल चुका था कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर की एंग्जाइटी थी, चिंता थी, और साथ ही साथ बहुत बड़ा डर भी था कि हम क्या करें, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रही थी। कहाँ पे? जर्मनी में। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर्स saw their saving diminish when the currency lost its value। स्पेशल बात करें हम मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और ख़ास तौर पे उनको जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें सैलरी मिला करती थी, और पेंशनर्स जो थे जिन्हें गवर्नमेंट पेंशन देती थी, ऐसे लोगों का जो सेविंग था वो बिल्कुल डिमिनिश हो चुका था। डिमिनिश मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बहुत कम था। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू क्या हो गई थी? लॉस्ट हो गई थी, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर गई थी। हम आपको बताए थे पहले ही, करेंसी की वैल्यू गिर जाने से क्या होता है, किसी भी कंट्री में अगर करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो वो कंट्री डेब्ट में आता चला जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती चली जाएंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे टाइप के होते हैं। तो जर्मनी में भी यही हो रहा था, करेंसी की वैल्यू गिर रही थी। इसकी वजह से जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइंड। मतलब क्या है कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे और रिटेलर्स थे, इन लोगों का जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से रुइंड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। छोटे मोटे बिजनेस, जैसे छोटे मोटे शॉप जिनकी थी, छोटे मोटे बिजनेस थे, ऐसे लोगों का दुकान और उनके बिजनेस सभी चीज़ें क्या हो गई, एकदम से बंद पड़ गई थी। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विथ द फियर ऑफ प्रोलेटेरियन्स एंड एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लासेस आर वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। ये टर्म क्या होता है आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक ऐसा मीन्स इसका होता है कि एन एक्सटी ऑफ बीइंग रिड्यूस द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास
मतलब कि ऐसा एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू कोई वर्किंग क्लास के लोग, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब आ जाती है कि जो कि कभी एम्प्लॉय हुआ करते थे वो धीरे धीरे उनकी कंडीशन ऐसी आ गई कि वो लेबर हो गए। मतलब वर्किंग क्लास से लेबर क्लास में कन्वर्ट हो जाना, वर्किंग क्लास से लेबर क्लास में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? प्रोलेटेरियन कहलाता है। क्लियर है? प्रोलेटेरियन क्या होता है? प्रोलेटेरियन होता है, इसका मतलब है कि कोई भी जो कि अभी जॉब कर रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, ऐसे लोगों का बिजनेस के साथ क्या हुआ कि इनकी बिजनेस बंद हो गई और इनकी कंडीशन इस तरीके से हो गई कि जल्द ही ये वर्किंग क्लास के लोग लेबर क्लास के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले थे। क्लियर है? मतलब कि एक नौकरी करने वाला इंसान जब ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उसे किसी की मजदूरी करनी पड़े, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है प्रोलेटेरियन। ये कंडीशन थी जर्मनी की, और जर्मनी के हर वर्किंग क्लास के, खास तौर पे उनको जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, छोटे मोटे नौकरी करते थे, उनको ऐसा डर सताने लगा था। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। मतलब क्या है? सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो थे, जो कि ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम किया करते थे, लेबर्स काम किया करते थे, बस उन्हीं की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक थी, क्योंकि पहले से ही वो मजदूर थे और आज भी वो क्या थे? मजदूर ही थे। तो वो लगभग ठीक ठाक कंडीशन उनकी थी। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, और बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो क्राइसिस में थे, प्रॉब्लम में थे, बड़े बड़े बिजनेस बहुत नुकसान में चल रहे थे। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in the agriculture prices, and women, unable to fill the children's stomachs, were filled with a sense of deep despair. मतलब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे लोग, खास तौर पे वुमेन्स, ये अपने बच्चों का पेट भरने में भी सफल नहीं हो पा रही थी, इनमें भी बहुत ज़्यादा निराशा आ गई थी। मतलब कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट था, ये किसी युवा वर्ग के लिए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं था, ये वहाँ के वुमेन, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ के युवा, सभी लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स थीं। सब निराश हो चुके थे, सब हताश हो चुके थे, सब परेशान हो चुके थे। कहाँ की बात है ये बेटे? जर्मनी की। आगे देखते हैं। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रेगाइल, और अब इसी सब चीज़ों की वजह से जो वाइमर रिपब्लिक थी वो फ्रेगाइल होती चली जा रही थी। फ्रेगाइल होने का मतलब होता है कमज़ोर होना, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी तो लोगों का विश्वास उठ रहा था वाइमर रिपब्लिक से। इसी वजह से वाइमर रिपब्लिक धीरे धीरे, अगर हम देखें पॉलिटिकली फॉर्म में, तो वो कमज़ोर होती चली जा रही थी। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट भी थे, जिनकी वजह से ये पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जा रही थी और वल्नरेबल मीन्स कमज़ोर हो रही थी, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन आने वाला था कि वाइमर रिपब्लिक पे डिक्टेटरशिप आने वाला था। इसका मतलब क्या है कि जो वाइमर रिपब्लिक थी उसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट थे। इनहेरेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई एक ही फैमिली के लोग वाइमर रिपब्लिक के चला रहे हैं, या कुछ एक ही वर्ग के लोग वाइमर रिपब्लिक को चलाने लगे थे। मतलब कि किसी का बोलबाला हो गया था, किसी एक ही पर्सन का बोलबाला वाइमर रिपब्लिक पे होने लगा था। इसकी वजह से वाइमर रिपब्लिक कमज़ोर होती चली जा रही थी, अनस्टेबल होती चली जा रही थी, और उसको डिक्टेटरशिप का डर सताने लगा। मतलब कि कैसी कंडीशन ऐसी आ गई थी, जो वाइमर रिपब्लिक कभी कहा करती थी कि हम डेमोक्रेटिक हैं, आज कंडीशन ये थी कि उस डेमोक्रेसी पे खतरा होने की संभावना था और वहाँ पे डिक्टेटरशिप आने वाला था। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो इनहेरेंट डिफेक्ट था उसी में एक इम्पॉर्टेंट था क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही डिक्टेटरशिप की संभावना बढ़ रही थी।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि किसी एक का ही टाइप का सरकार रहे, मतलब कि कोई एक ही पार्टी को बार बार वोट मिल रहा है, वही पार्टी बार बार जीत रही है, ठीक है, किसी दूसरे की जीतने की संभावना नहीं है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा था कि वाइमर रिपब्लिक में डिक्टेटरशिप आने वाला था, आने की संभावना बन चुकी थी। दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी by any one party a near impossible task leading to rule by coalition। सुनिए, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल कोलिशंस। मतलब क्या है? कोलिशंस। इसको हम समझें तो मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी और उस एक पार्टी के लिए टास्क को कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो चुका था, क्योंकि वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार कोलिजन गवर्नमेंट बन रहा था। कैसा गवर्नमेंट बन रहा था? कोलिजन गवर्नमेंट। ये कोलिजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिजन गवर्नमेंट बनने की वजह से कोई भी टास्क लगभग इम्पॉसिबल सा दिख रहा था वाइमर रिपब्लिक में। मतलब वाइमर रिपब्लिक कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि वाइमर रिपब्लिक में बार बार कोलिजन का गवर्नमेंट चलता था। कोलिजन का गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? कोलिजन मीन्स होता है, हम हिंदी में कह सकते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन आपने सुना होगा, जब कुछ कई ढेर सारी पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं तो इस टाइप के सरकार को गठबंधन सरकार बोला जाता है। तो कई ढेर सारी पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट बना रही थी, तो कई ढेर सारी पार्टीज, क्योंकि अब सभी के वोट, सभी के विचार अलग अलग थे, सभी की थिंकिंग अलग अलग थे, तो इसलिए किसी भी एक टास्क पे सभी लोगों के विचार मैच नहीं खाते थे, तो कोई काम वो कर ही नहीं पाते थे। और जब कोई काम कर ही नहीं पाते थे तो इसीलिए कोई भी जो काम होता था वाइमर रिपब्लिक के लिए, टास्क होता था, वो इम्पॉसिबल हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? कोलिजन गवर्नमेंट की वजह से। तो बार बार कोलिजन गवर्नमेंट बन रहा था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था किसके लिए? वाइमर रिपब्लिक के लिए। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48। एक और डिफेक्ट था इसका, क्या? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 भी इसका एक डिफेक्ट था, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी सस्पेंस सिविल राइट्स एंड रूल बाई डिक्री। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये एक और डिफेक्ट था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 जर्मनी में क्या था? ये प्रेसिडेंट को पावर देता था कि वो किसी भी समय इम्पोज कर सकता है इमरजेंसी। क्या इम्पोज कर सकता है? इमरजेंसी, जिससे कि ह्यूमन बींग्स के सारे सिविल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स के सारे सिविल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे और पूरा रूल कौन चलाएगा? प्रेसिडेंट। इसके थ्रू जो है, ये किसके थ्रू हो रहा था? आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक का। इसके थ्रू क्या हो सकता था कि जो प्रेसिडेंट बनता था जर्मनी का, वो किसी भी समय जब चाहे तब इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था पूरे कंट्री में, और पूरा का पूरा सिविल राइट क्या कर सकता था? खत्म कर सकता था। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting on the average up to 39 days and a liberal use of Article 48। सोचिए, छोटे से जीवन काल में, मतलब कि वाइमर रिपब्लिक बहुत दिनों तक नहीं रही। वाइमर रिपब्लिक सिर्फ 239 डेज तक रही, लगभग एवरेज में अगर हम निकालें तो 239 डेज तक वाइमर रिपब्लिक रही। और इसी टाइम पीरियड में वाइमर रिपब्लिक में 20 डिफरेंट कैबिनेट ने राज किया। मतलब कि वाइमर रिपब्लिक 239 डेज तक ही रही, और इन्हीं डेज में उस पर 20 अलग अलग कैबिनेट्स ने रूल किया। एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और कई बार आर्टिकल 48 का भी यूज हुआ। मतलब इसी 239 डेज, मतलब एक साल से भी कम वाइमर रिपब्लिक रहा वहाँ पे जर्मनी में, और उतने में ही 20 अलग अलग कैबिनेट ने, मीन्स 20 अलग अलग मिनिस्टर्स की मीटिंग ने उस पर रूल किया। और कई बार मेनी टाइम्स आर्टिकल 48 का भी यूज़ किया गया। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड। उसके बावजूद भी, उसके ये सब करने के बाद, मतलब 20 अलग अलग मिनिस्टर्स ने काम किया, 20 अलग अलग कैबिनेट ने काम किया उस पर, आर्टिकल 48 का भी बार बार यूज़ किया गया, फिर भी जर्मनी की क्राइसिस मैनेज नहीं हो रही थी, जर्मनी क्राइसिस कम नहीं हो रही थी। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम।
और इसी वजह से लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे अपना भरोसा खो दिया, विच सीम्ड टू ऑफर नो सोल्यूशन, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। क्लियर है? क्योंकि वाइमर रिपब्लिक अपने आप को डेमोक्रेटिक बताता था, और हम जानते हैं जब वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बताता था तो लोगों को लगता था कि भाई वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है तो ये हमें कुछ सोल्यूशन देगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगा। लेकिन वाइमर रिपब्लिक में इतनी बुरी प्रॉब्लम थी, आर्टिकल 48 और प्रोपोर्शनल, और उसके साथ ही साथ 239 डेज में इतने बार उस पर इम्पोज किया गया आर्टिकल 48, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। तो लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न था कि एक डिक्टेटरशिप का जन्म हुआ। कहाँ पे? जर्मनी में। तो वही हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे? द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर क्या था? एक डिक्टेटर था। इतनी वाइमर रिपब्लिक के प्रॉब्लम के बाद हिटलर का जन्म, मतलब हिटलर आता है और वो क्या क्या करता है, कैसे रूल करता है, कैसे डिक्टेटरशिप चलाता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।